आज हम नीट के क्लास में पहला जो लेक्चर लेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे। टुडे the basic mathematics we are going to discuss, because basic mathematics give us how to implement during the solving period or execution period. So basic mathematics is the integral part of the physics. Without it, it is very difficult to analyze or study and get the correct answer. Therefore, it is our duty to learn first. So basic mathematics, first we start from the vector. Vector. This is the vector symbol. ये जो आगे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन डायरेक्शन बताता है। जैसे कि ये एरो से अपन अभी देखा कि और कुछ नहीं बल्कि ये इस डायरेक्शन पे लाने का काम करता है जो लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड बताता है। अब सवाल ये है मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब ये ओरिजिन है। अगर कोई आगे चल रहा है 2 किलोमीटर चला तो इसको अपन पॉजिटिव 2 किलोमीटर लिखेंगे। यदि ये पीछे चला तो ये -2 किलोमीटर होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो +2 होगा। तो अंततः हम ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना चले, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं और ये है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इसमें क्या है, तो यहां देखेंगे ये x एक्सिस है तो ये -0 से ये -x एक्सिस होगा। तो डायरेक्शन ये है कि ये आगे चले या फिर पीछे चले। तो एक डायरेक्शन फिक्स है तो लेंगे कि ये पॉजिटिव x एक्सिस में चलता है। एक्सिस में चलता है। मूव इन, यहां से इसको इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी समझा और इसका मैग्नीट्यूड भी समझा। अब हम क्या करते हैं, दो जैसे वेक्टर है एग्जांपल से समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हम देखेंगे कि यहाँ इस डायरेक्शन में कोई चल रहा है तो क्या चल रहा है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये 0 है। तो चूंकि इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर i होता है, इसका डायरेक्शन j होता है, तो ये xi है प्लस yj है
और ये जेड वेक्टर है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जो है मूविंग simultaneously. So it move with magnitude एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई जे का स्क्वायर का रूट अंडर। ये लगाने के बाद अपने पास एक अलग ढंग का आएगा और उसको हम देखेंगे। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब देखेंगे इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर ये है और ये है, इसका क्या देखते हैं कि डायरेक्शन दोनों का सेम है। जो डायरेक्शन है वो सेम है और फिर मैग्नीट्यूड भी क्या देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यही इक्वल है, इसी को कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वेक्टर है अभी हमने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा, इक्वल है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। देखेंगे दूसरा नल वेक्टर। ये कोई पॉइंट है, ये कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ जाने की टेंडेंसी रखता है। या तो ये इधर जा सकता है, या तो ये इधर जा सकता है, या तो ये इधर जा सकता है, या तो ये इधर जा सकता है। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0 है, तो इसको नल वेक्टर कहेंगे। जब इसका डिस्टेंस 0 हो तो ये होता है नल वेक्टर। इसमें सीधा अपन मैग्नीट्यूड लगा करके 0 कर देंगे, या फिर a माइनस बी, दो वेक्टर है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ऐसे में इसका सम 0 हो जाएगा। और फिर ये नल वेक्टर कहलाएगा।
ये एक वेक्टर जो नल वेक्टर नहीं होगा, ये तो नल वेक्टर हुआ, लेकिन ये वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, ये नल नहीं है, तो इसको प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ये पॉइंट को नल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक नल वेक्टर है। लेकिन ये जो प्रॉपर वेक्टर है, ये इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन भी है। दो चीजें हैं, यहां से देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन है, और ये थोड़ा दूर इसका मैग्नीट्यूड भी है, ये चला भी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें ये डायरेक्शन भी है। इसको प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। दिस इज नोन एज प्रॉपर वेक्टर, बट दिस डॉट वेक्टर हैज नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। So no specific direction. अब यहाँ पे देखेंगे, ये नल वेक्टर ऊपर है, ये देख लिया। उसके बाद ये नल वेक्टर्स हैं। ये प्रॉपर वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके बीच डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जैसे कि अपन यहाँ देखा, और फिर इसमें डायरेक्शन भी होता और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता। लेकिन एक नल वेक्टर, जो ये पॉइंट वेक्टर है, इसी को नल वेक्टर कहते हैं। इसमें वेक्टर नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता इसके अंदर, और इसमें नो स्पेसिफिक डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं होता, ना मैग्नीट्यूड होता, कुछ नहीं होता, तो इसको अपन कहते हैं। ये देखेंगे अब यूनिट वेक्टर। क्या देखेंगे? यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो ये कोई वेक्टर है और इसको मैं ए वेक्टर नाम देता। अब यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। इतने दूर को वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है? 5 है। इस तरह से ये 0 से चालू होता है। ये नंबर स्केल है। ये नंबर स्केल पे सारा खेल चालू हुआ है, और नंबर स्केल पे देखेंगे कि इसको अपन सही से एनालाइज करके पढ़ेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो वेक्टर हैं, ये तो वेक्टर हैं। अब इसका यूनिट वेक्टर का जो डिनोट है, यूनिट वेक्टर जो नोटेशन है या डिनोट जो इसको करते हैं, वो कैप लगा के करते हैं। इसको कैप कहते हैं। ये किसी भी वेक्टर को यूनिट बनाने के लिए किया जाता है। कैप यूज्ड टू कन्वर्ट और एग्जिस्ट एज यूनिट वेक्टर। ये पाया जाता है कि ये यूनिट वेक्टर के रूप में। तो अब अपन यहां पे देखेंगे दूसरा पॉइंट। अगर
ए कोई यूनिट वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर लिखते हैं और अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। दिस इज द यूनिट वेक्टर्स। अब ये ए वेक्टर है, यहाँ पे ये इसकी कैप है, तो ये मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो ये यूनिट वेक्टर ही देगा, ये यूनिट वेक्टर ही देगा, इसीलिए इसको अपन ऐसा करते हैं। सो व्हेनेवर ए वेक्टर डिवाइड विद द magnitude of A, then it gives the unit vectors as we see here. Now as we see, अब हम देखेंगे जनरली in x, y and z axis unit vector denoted by I cap, j cap, k cap, ये होता है। अब I प्लस जे प्लस के अगर ये कोई वेक्टर है तो इसके पीछे 1 होता, कैप लगाते तो देखेंगे, अब देखेंगे ये क्या होता है। जैसे कि ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आई प्लस जे प्लस के, और ये इसका मैग्नीट्यूड आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, हालांकि इसके जो पीछे है 1 1 इसको दिमाग में रखते हैं अपन, 1 के का स्क्वायर, ये जो है अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये √3 आ रहा है। और इसको सही मायने में देखें कुछ इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, इस तरह से इसको हम देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ए एंड बी वेक्टर 2 है, ये थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है, इसको ऐड करना है तो हमारे पास 2 तरीका हो सकता है। इस तरह से इसको हम ऐड कर सकते हैं, ले करके मान करके 2 वेक्टर को मान लेंगे। अगर ये ए वेक्टर है,
ए भी ए वेक्टर होगा, ये एंगल थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि सेम चीज है। अब इसके लिए जो हमारे पास अभी तक का अवेलेबल है उसको हम देखेंगे। अब हम देखेंगे इस वेक्टर को किस तरह से यूज करेंगे। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ये इसका समेशन है, जो कि सिर्फ पाइथागोरस पे आया है। कैसे? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके पैरेलल में एक और वेक्टर अपन खींचेंगे। अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये थीटा वेक्टर होगा। अब इसका जो ये वेक्टर होगा इसको हम cos थीटा कैसे लिखेंगे? तो ये जो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर b ही है, ये a है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है, ये a sin थीटा हो जाएगा और ये a cos थीटा, इस वेक्टर का कंपोनेंट लिख रहा हूं, a cos थीटा हो जाएगा। तो जो टोटल यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है b प्लस a cos थीटा है, और जो यहां से यहां तक है वो a sin थीटा है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यह इस तरह से हो चुका है। और ये जो है ये cos थीटा। अब ये हाइपोटेनस है, इसको निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाते, इसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहते, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये होता। और इसको करने के बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता। ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो इस ढंग से इस रिजल्ट का यूज करके हम आगे निकाल सकते हैं। अब अलग अलग केसेज होंगे वो देखते हैं। अब देखेंगे स्पेशल केस। बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। अब देखो, अभी तो ये एक ऐसा था, इसके बीच में थीटा एंगल था। जब इसके बीच में 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? ये cos 90 लिख देंगे अपन, और ये जो रिजल्टेंट है r इक्वल टू ये आ जाएगा। अब ये 90 का मान 0 होता है, टोटल 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर।
दूसरा केस, यदि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 रखा, यदि थीटा बराबर 180 रखें, तो इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, इस दोनों के बीच में 180 डिग्री है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब -1 होता है। अब इसको लिख सकते हैं पावर हाफ। ये इसका एक्यूरेट है। एक तो यहाँ पे ये आया जब 90 हो तब, और जब ये आया जब इतना हो तब। अब अपन देखते क्या, अब देखेंगे दूसरा कंडीशन। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री होगा तो क्या होगा? cos 60 का मान होता है √1/√2, √3/2, 1/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, वन बाई रूट टू होता है, सीधे 1 ये भी हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रखें तो r बराबर क्या होगा? ये 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये 2ab हो जाएगी। अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 0 है तो होल स्क्वायर, और जब थीटा बराबर 180 था तो ये r बराबर क्या अपन देखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो हमारे रिजल्ट हैं जो सीधा सीधी दिमाग में रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड काम आने वाला है ये इस तरह से कई पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखें, अब हम देखेंगे इसमें हमारा जो वैल्यू होगा, अब अभी ऊपर के ग्राफ में अपन देखा कि क्या क्या है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, फिलहाल ये दूर तक जाएगा और ये इसे मिलेगा, या फिर इसको मिलाते उसको मिलाने की कोई मतलब नहीं। ये ए है तो ये ए हो जाएगा, पीछे बी है, ये ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा,
और ये साइन थीटा। अब ये जो एंगल है इसको अपन x मान लेते हैं। तो ऐसे में ये एक नया पॉइंट है, डॉट मार लेते हैं। 3x बराबर क्या होगा? तो a साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस b प्लस a cos थीटा। ऐसे में साइन थीटा क्या होगा? साइन x बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना निकला? तो r निकला, जो भी निकला वो r निकला। r बराबर अपन जानते कितना होगा। इस तरह से इसका काम कर सकते हैं। तो ये है r। अब यहां पे देखेंगे, यहाँ पे r देखेंगे मैक्सिमम के लिए। फॉर r मैक्सिमम ये a प्लस बी होगा। इसी तरह से r मिनिमम के लिए a माइनस बी होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। मिनिमम कब होगा? जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब हम देखेंगे, this is the for maximum conditions because both are add, it's mean that no, this is the maximum means 0, sorry, and this is the 180 means negative. So maximum and minimum case is here, because when one body move backwards, another in forwards, then here a and b like this. So if this scale is bigger, so a minus b. But if both move in same direction, so it is equal to a plus b with magnitude. This is the condition. यहाँ पे क्वेश्चंस हैं हमारे हाथ में, और ये क्वेश्चंस कह रहा है कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल, देन टेल मी व्हिच पेयर्स इज सुटेबल फॉर द पार्टिकल्स। इसको सोचें, यू ऑल आर थिंक एंड ट्राई टू डू इट। तो यहाँ हम देखेंगे, इसमें और जोड़ना है थोड़ा सा ऊपर, और इसमें ये देखेंगे कि कौन नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल, देन टेल मी व्हिच ऑफ द पेयर इज सुटेबल फॉर द पार्टिकल which fill for Newton force as resultant 4 newtons. Option is given here.
अब ये हमारे पास कंडीशन है, इसको हम देखेंगे। ये गलत लिखा गया, यहाँ लिखते हैं C 2 and 6 D 3 and 8। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन ऑप्शन एप्रोराइट है। तो सबसे पहले ए का मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे। देखते हैं 4 के बीच में कौन आता है। तो इसका मिनिमम तो 1 है, इसका जो मैक्सिमम है वो 5 है। अब ये 4 से छोटा है तो ये कहां से हो जाएगा? अगर एंगल ही इसका बाय द वे 0 डिग्री हो जाए तो ये तो 6 हो जाएगा रिजल्टेंट। ये नहीं हो रहा है, तो ये संभव नहीं है, किसी भी कंडीशन में होना चाहिए। अब दूसरा देखेंगे बी का, ए का ये देखेंगे, बी का देखेंगे। बी में है 3 and 3, तो आर जो मिनिमम है वो तो 0 है, आर जो मैक्सिमम है वो 6 है। तो यहाँ पे 4 इस दोनों के बीच में है, लेकिन 4 से कम 0 है, 0 भी हो सकता है। ये चीजें हैं। यहाँ पे सी देखेंगे, सी जो है 2 and 6 है। तो इसमें जो आर मिनिमम है 6 - 2 ये 4 आएगा, और 6 + 2 ये 8 आ जाएगा, जो कि आर मैक्सिमम है। ये 4 आ जाएगा और ये जो है 8 आ जाएगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं। आर मिनिमम में देखेंगे 5 आएगा और ये 11 आ जाएगा, आर मैक्सिमम है। इस दोनों के बीच 4 लाई करता है और ये संभव है, इसमें जो है रिजल्टेंट आ सकता है। तो जो ऑप्शन होगा वो डी ही होगा, जो करेक्ट ऑप्शन।